नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब अपनी सेहत का पूरा ख्याल रख रहे होंगे, घर में होंगे और इस वक्त मास्टर स्ट्रोक देख रहे होंगे, क्योंकि आज जो कवर स्टोरी हम आपके लिए तैयार करके लाए हैं वो सच्चाई बताती है हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान के स्वास्थ्य ढांचे की, हिंदुस्तान के प्रशासन की, हिंदुस्तान की सरकार की। इन दिनों आप क्या देख रहे हैं? ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें देख रहे होंगे, एक जगह से दूसरी जगह कंटेनर लेकर जाए जा रहे हैं, वो कंटेनर्स की तस्वीर देख रहे होंगे ऑक्सीजन की। लेकिन जब आप अस्पतालों में जाएंगे तो आपको सिर्फ एक ही शिकायत मिलेगी कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बच गई है, कुछ ही मिनटों की ऑक्सीजन बच गई है, हमें जिस प्लान से लिंक किया गया है वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। इस तरीके की शिकायतें लगातार आ रही होंगी। तो आज दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई और ये कहा आप अंधे हो सकते हैं, हम नहीं। ये सिर्फ बात ऑक्सीजन को लेकर नहीं है, वैक्सीनेशन को लेकर भी है। वैक्सीन के लिए तैयारियां क्या है, ऑक्सीजन की हालत क्या है, आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी आप देखेंगे। वैक्सीन है नहीं, तो वैक्सीन की शॉर्टेज के चलते बेरंग लोग वापस जा रहे हैं। लगातार ऑक्सीजन की भारी कमी राजधानी दिल्ली के अंदर देखी जा रही थी। जारी है कोरोना की मार, वैक्सीनेशन कब पकड़ेगा रफ्तार? ऑक्सीजन की सप्लाई बेहद सुस्त, आखिर कब होगी दुरुस्त? वैक्सीनेशन और ऑक्सीजन, इन दोनों को लेकर देश में हालात क्या हैं? एबीपी न्यूज के तमाम रिपोर्टर्स इसकी पड़ताल करने के लिए इस वक्त देश के कई शहरों में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं मुंबई से आई कुछ अलग तस्वीरें। मुंबई के दादर इलाके में एक नया कोविड वैक्सीन सेंटर खोला गया है, जिसकी खासियत ये है कि यहाँ आप अपनी गाड़ी में बैठे बैठे वैक्सीन लगवा सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को ड्राइव इन वैक्सीनेशन नाम दिया गया है। हालांकि ये सुविधा 45 साल से ऊपर वालों के लिए ही है। यहाँ एक दिन में 300 के करीब लोगों को कार में वैक्सीन दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि गाड़ी में एक सीनियर सिटीजन है और डॉक्टर्स उन्हें वैक्सीनेट कर रहे हैं। ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। लोग ऐसे में दूसरों से डिस्टेंस मेंटेन करने में आसानी होगी। और ये जो जिस वक्त हम जहाँ खड़े हैं, ये पार्किंग इलाका है दादर के कोहिनूर बिल्डिंग के पीछे का। इस पार्किंग इलाके में आप करीब 100 गाड़ियां एक साथ पार्क कर सकते हैं। उसके बाद आपकी गाड़ी को पार्किंग दी जाती है, जिसमें आप ऑब्जर्वेशन में आपकी गाड़ी में ही रहते हैं और डॉक्टरों की टीम लगातार आकर आपको देखती है। भोपाल में भी ड्राइव इन वैक्सीनेशन शुरू किया गया है, जहां अशोका होटल के ओपन थिएटर में 45 साल से ऊपर वालों को ये सुविधा मिल रही है। ये एक प्रोग्राम जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी से आए उसको वैक्सीन लगाई जाएगी। ये दोनों तरह से बहुत उपयोगी है। जहाँ एक और हम सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत अच्छे से पालन कर पाते हैं, लोग सुरक्षित रहते हैं, तो उसके साथ ही लोगों को कहीं भी भीड़ इकट्ठी होने का डर नहीं रहता। ये प्रोग्राम आज बहुत सक्सेसफुल हुआ है। मुंबई और भोपाल में वैक्सीनेशन का ये कॉन्सेप्ट 45 साल से ऊपर वालों के लिए है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि देश में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन देने का काम किस रफ्तार से चल रहा है। पूसा रोड पर इस वक्त हम राधा स्वामी सत्संग ब्यास और बीएलके मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के एक मिले जुले वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हैं, जहां पर 20 वैक्सीनेशन साइट्स जो हैं वो बनाई गई हैं। अभी देश में चल रही तमाम वैक्सीनेशन साइट्स में से इसको एक सबसे बड़ी वैक्सीनेशन साइट जो है कहा जा सकता है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग यहां पर वैक्सीनेशन कराने के लिए पहुंचे हैं। अंदर आते ही हम लोगों को यहाँ बिठाते हैं। दिस इज़ फॉर द वेटिंग एंड सीरीज वाइज टोकन वाइज उनको बुलाया जाता है टू गेट द डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड। 20 हमारे काउंटर्स चल रहे हैं वेरिफिकेशन के और 20 काउंटर हमारे चल रहे हैं जहां नर्सेज वैक्सीनेट कर रही हैं फेलो इंडियंस को। यहाँ मोहाली में डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, मोहाली सिविल हॉस्पिटल के साथ, उसमें खड़े हैं और यहाँ लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं, मगर वैक्सीन नहीं है और
उन्हें खाली हाथ यहाँ से जाना पड़ रहा है। आप वैक्सीन लगवाने आए थे? हाँ ये सच फर्स्ट डोज? फर्स्ट डोज, हाँ जी। तो क्या बोला गया आपको? इन्होंने बोला कि अभी स्टॉक नहीं है, कि अभी आधे पौना घंटे या 1 घंटे तक आएगा, तो आप वेट कर लीजिए तब तक। 2-3 दिन से घूम रहा हूँ, अलग अलग और डिस्पेंसरीज में भी गया हूँ, यहाँ भी आ जाया हूँ, तो एक ही जवाब है कि वैक्सीन नहीं है। आप तक ये तमाम ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचाने के लिए मीडिया कर्मी भी अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया कर्मियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि मीडिया कर्मियों को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाए, उनके लिए अलग सेंटर अलॉट किए जाएं और जरूरत हो तो निर्धारित मानकों को पूरा करते हुए 18 साल से ऊपर के उनके घर वालों को भी फ्री वैक्सीनेशन किया जाए। वैक्सीनेशन ही नहीं, ऑक्सीजन को लेकर भी हालात में बहुत सुधार नहीं दिख रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि देश में कई जगह ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिससे बड़े शहरों तक ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने ऑक्सीजन एक्सप्रेस जमशेदपुर से लखनऊ पहुंची, जिसमें 10 ऑक्सीजन कंटेनर में 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लखनऊ पहुंचाई गई। ऑक्सीजन सिलेंडर हैं जमशेदपुर से आए हैं। लिंडे जो कंपनी है उन्होंने 10 सिलेंडर बड़े बड़े कंटेनर भेजे हैं। ये लगभग 10 टन के कंटेनर हैं। इसमें लगभग 80 मीट्रिक टन जो है हमारे पास ट्रेन से ये आई है ऑक्सीजन। तुरंत टैंकर से उतार के कानपुर और लखनऊ हम लोग भेज रहे हैं। दिल्ली में भी दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन दुर्गापुर से 120 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर आज सुबह ओखला कंटेनर डिपो पहुंची। ओखला कंटेनर डिपो में टैंकर्स में भरकर पुलिस की निगरानी में ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हुई। जो 6 टैंकर यहाँ पर खड़े हुए हैं, इसके बाद अब दिल्ली सरकार ये तय करेगी कि दिल्ली के किस किस अस्पताल के अंदर इस ऑक्सीजन को पहुँचना है। अब जो टैंकर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, उसके बाद उन टैंकर्स को फिल किया जाएगा। टैंकर जो आप तस्वीरों में इधर देख सकते हैं, ये देखिए टैंकर्स जो हैं वो भी यहाँ पर अब आना शुरू हो चुके हैं। ये टैंकर्स हैं और इसके बाद जिस हॉस्पिटल को रिक्वायरमेंट होगी उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑक्सीजन उन तक पहुँचा दी जाएगी। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत पर आज पहली बार दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन बुलेटिन जारी किया। इसमें बताया गया कि दिल्ली में कल 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी। जो ऑक्सीजन मिली वो 433 मीट्रिक टन थी। पिछले 7 दिनों का औसत निकालें तो 393 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली, यानी कि कुल मांग का 40%। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर केंद्र को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार दिल्ली की मांग के मुताबिक ऑक्सीजन क्यों नहीं मुहैया करा रही। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन क्यों नहीं दिया गया। क्यों न हम केंद्र सरकार के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के तहत कार्रवाई करें। दिल्ली को उसकी मांग के मुताबिक ऑक्सीजन न मिलने के मुद्दे पर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई और सख्त टिप्पणियां भी की हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को शो कॉज नोटिस जारी करके जवाब मांगा है कि क्यों न उसके खिलाफ कोर्ट की अवमानना के तहत कार्रवाई शुरू की जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था दिल्ली को ऑक्सीजन मुहैया कराने का, वो अब तक एक दिन भी पूरा नहीं हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा आप अंधे हो सकते हैं लेकिन हम नहीं। आप शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में छिप सकते हैं, हम नहीं। लोगों की जान जा रही है, केंद्र सरकार हलफनामा खेलना चाहती है। देश में ऑक्सीजन की कमी है, उसे पूरा करने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन फिलहाल जरूरत यह भी है कि सरकारें आपस में कोऑर्डिनेशन से काम करें ताकि लोगों को ऑक्सीजन की वजह से जान ना गंवानी पड़े। ये दूसरी वेव सता रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी 3.5 लाख से ज़्यादा मामले देश में देखे गए हैं। पहले से अगर आप कंपेयर करेंगे तो हाँ, रफ्तार थोड़ी कम हुई है या आंकड़ों में थोड़ी कमी आई है, लेकिन ये उतनी नहीं है जितनी कि सेफ जोन वाली कही जा सके। ऐसे में अब करना क्या चाहिए, क्योंकि चेन को ब्रेक तो करना होगा। कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन के बगैर ये काम नहीं हो सकता है, क्योंकि वैक्सीन जिसे आप सुरक्षा कवच कह रहे हैं वो तो इस देश की महज 2% आबादी को लगी है। लेकिन सरकार के लिए लॉकडाउन लगाना इतना आसान नहीं है। एक तरफ लाखों लोगों की जिंदगी है तो दूसरी तरफ करोड़ों लोगों की रोजी रोटी भी है। ऐसे में इस सवाल का जवाब क्या है और क्या वाकई लॉकडाउन एक लौता अदद रास्ता बच गया है कोरोना से इस लड़ाई में? मास्टर स्ट्रोक की अगली रिपोर्ट में समझिए।
देश के हर कोने से इस तरह की तस्वीरें देखकर दिल बेचैन हो जाता है। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो किसी को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा तो कहीं दवाओं की कमी है। अभी भी देश में हर दिन कोरोना के 3.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। क्या इसे रोकने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है? कोरोना की चेन को रोकने के लिए देश के कई राज्यों में आंशिक या पूर्ण लॉकडाउन लगा है। महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और यूपी जैसे राज्य उम्मीद कर रहे हैं कि इससे कोरोना की चेन टूटेगी। दिल्ली में लॉकडाउन लगाने के बावजूद अभी भी हर दिन बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से रफ्तार थोड़ी कम हुई है, लेकिन अभी भी हालात खराब हैं। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में हर दिन कोरोना के मामले घटे हैं, लेकिन अभी भी हालात काबू में नहीं आए हैं। सवाल ये है कि दिल्ली में लॉकडाउन कब तक लगाकर रखा जा सकता है? कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली में हम लोगों ने लॉकडाउन लगाया है। लॉकडाउन लगाना ज़रूरी था ताकि कोरोना के केसेस में कमी आ सके, चेन टूट सके। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन खासकर गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ा आर्थिक संकट पैदा कर देता है, खासकर उन लोगों के लिए जो दिहाड़ी करके रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। पिछले साल लॉकडाउन से जो आर्थिक संकट सामने आया था उससे केजरीवाल वाकिफ है। सबसे ज्यादा मार गरीबों पर पड़ी थी। इसी वजह से इस बार केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली में 72 लाख राशन कार्ड धारकों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त राशन दिया जाएगा। दिल्ली के सभी ऑटो चालकों के खाते में 5,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा हर मजदूर के अकाउंट में 5,000 रुपए भी डाले गए हैं। जितने दिल्ली में राशन कार्ड धारक हैं, लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं। इन 72 लाख लोगों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त में राशन दिया जाएगा। इसका मतलब आप ये मत निकालिएगा कि लॉकडाउन 2 महीने चलेगा। भगवान ना करे ज़्यादा दिन चलाना पड़े, भगवान करे कि जल्दी केसेस कम होना चालू हों और जल्दी लॉकडाउन ख़त्म हो। लेकिन जो आर्थिक तंगी से गरीब आदमी जूझ रहा है उसको मदद करने के लिए अगले 2 महीने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले 2 महीने के लिए सबको राशन मुफ्त दिया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से। जिस आर्थिक संकट की बात केजरीवाल कह रहे हैं, वही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दूसरे तरीके से कह चुके हैं। उनका भी मानना है कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन अंतिम विकल्प होना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन से करोड़ों लोगों के रोजगार पर असर पड़ता है। हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। पिछले साल देश में 68 दिन के कड़े लॉकडाउन की वजह से भारत को 40 सालों में पहली बार टेक्निकल रिसेशन यानी मंदी देखनी पड़ी। अप्रैल से जून 2020 की तिमाही में जीडीपी -23.9% हो गई थी। जुलाई से सितंबर 2020 की तिमाही में भी -7.5% हो गई थी। अप्रैल 2020 में बेरोजगारी दर 23.52% हो गई थी, जबकि मई 2020 में बेरोजगारी दर 21.73% थी। लॉकडाउन ना लगाने के पीछे अमेरिका का भी उदाहरण दिया जा रहा है। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका ने भी कोरोना काल में एक बार भी संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया। अमेरिका ने कोरोना के ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कर संक्रमण की चेन को तोड़ने की रणनीति अपनाई। अमेरिका ने अब तक 25 करोड़ वैक्सीन की डोज भी लगा दी है। हालांकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लॉकडाउन के बड़े पक्षधर हैं। राहुल ने ट्वीट करते हुए कहा, मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास कोई रणनीति ही नहीं है। उनकी वजह से ही वायरस आज इस जगह पर पहुंच गया है जहां उसे रोकने का कोई और तरीका नहीं है। देश के खिलाफ एक बड़े अपराध को अंजाम दिया गया है। राहुल गांधी ही नहीं, देश में कोरोना को रोकने के लिए बनाई गई कोविड टास्क फोर्स के सदस्यों ने भी 15 दिन के लॉकडाउन की वकालत की है। स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहे दबाव की वजह से दिल्ली में एम्स अस्पताल के निदेशक रणदीप गुलेरिया भी लॉकडाउन के पक्ष में हैं। अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो कम से कम ये 2 हफ्तों का सख्त लॉकडाउन होना चाहिए। वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू का कोई मतलब नहीं है। स्थिति को देखते हुए जरूरत पड़ने पर लॉकडाउन को छोटा भी किया जा सकता है। केंद्र ने भले ही देश में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया है, लेकिन देश के 10 से ज्यादा राज्यों में आंशिक लॉकडाउन या सख्त कर्फ्यू लगा है। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। आज बिहार में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने
सभी संबंधित लोगों से चर्चा करके ये निर्णय किया है जो राज्य के लिए आवश्यक था। जितना ज़्यादा क्षति हो रहा है कोरोना की वजह से, जितने लोग बीमार पड़ रहे हैं, ऑफिस स्कूल बच्चे तक बीमार पड़ रहे हैं, तो ये पहले ही निर्णय ले लेना चाहिए था। तो लॉकडाउन एक्चुअली में पहले ही होना चाहिए था, लेकिन अभी तक पता नहीं क्यों नहीं हुआ, लेकिन अब हुआ है तो अच्छा है। सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला है और हम लोग चाह रहे थे कि हो, और जब तक ये नहीं होगा, और इसमें गलती सरकार से ज़्यादा हम ही लोगों का है। ये यूपी में कोरोना की चेन को रोकने के लिए गुरुवार तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं में दिक्कत नहीं आए, इसके लिए ई पास जारी करने का फैसला किया गया है। यूपी में लॉकडाउन का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए जो लॉकडाउन लगाया गया था उसे 2 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन की जो समय सीमा बढ़ाई गई है, आज उसका पहला दिन है। अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ लॉकडाउन का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। जो शहर के नए इलाके हैं, पॉश इलाके हैं, वहाँ सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग घरों में ही कैद हैं, सिर्फ वही लोग बाहर निकल रहे हैं जिन्हें ज़रूरी कोई काम है। लेकिन अगर पुराने हिस्से की बात करें तो यहाँ सड़कों पर खासी चहल पहल है, लोगों की आवाजाही काफी ज्यादा है। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामलों में महाराष्ट्र नंबर 1 है। मिनी लॉकडाउन के बावजूद भी हर दिन 50,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। ये सही है कि पहले से मामले थोड़े कम हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या में नए मामले आ रहे हैं। कोरोना की चेन को पूरी तरह तोड़ने में राज्य स्तर पर अभी बड़ा असर नहीं दिखा है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे ताकि संक्रमण की चेन टूटे। तीसरी लहर के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा पहला वैक्सीन देना जरूरी है। जानकारों के मुताबिक कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए रियल टाइम डेटा मिलना बहुत जरूरी है, जो कि फिलहाल नहीं हो रहा है। टेस्ट कराने और उसकी रिपोर्ट में आने में कई दिन लग रहे हैं। जानकारों के मुताबिक देश में अगर पर्याप्त टेस्टिंग और वैक्सीनेशन पर जोर लगाएं, तभी स्थिति में बहुत तेजी से सुधार आ सकता है। अगर आपके बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, तो आपकी इस वक्त की सबसे बड़ी दिक्कत सिर्फ कोरोना नहीं होगी, उनकी ट्यूशन फीस भी होगी, क्योंकि कई राज्यों में इस वक्त आंशिक लॉकडाउन है। मान लीजिए लॉकडाउन नहीं भी है तो आप अपनी दुकानों में नहीं जा रहे होंगे, आपकी रोज़ी रोटी का संकट होगा। कई जगह पर अगर आप किराए पर मकान देकर और उस किराए से अपना खर्च चलाते होंगे तो वो किराए में दिक्कत आ रही होगी, और बहुत सारे ऐसे अलग अलग सोर्सेज हैं जहाँ से आपको इनकम नहीं आ रही होगी। लेकिन बच्चों की फ़ीस तो देना ज़रूरी है और मजबूरी भी है। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के अभिभावकों के लिए एक अच्छी खबर और एक अच्छा फैसला सुनाया। ट्यूशन फीस में 15% की कटौती की है। लेकिन ये तो सिर्फ राजस्थान के स्कूलों को लेकर फैसला हुआ है, बाकी राज्यों में ये फैसला कब होगा, हमारा ये सवाल है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से लंबे वक्त से स्कूल बंद हैं, लेकिन तमाम स्कूल अभी भी छात्रों से पूरी ट्यूशन फीस वसूल रहे हैं। देश में पिछले साल लॉकडाउन के बाद से ही कई लोग आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, लेकिन उन्हें बच्चों की पूरी फीस देनी पड़ रही है। सवाल ये है कि जब स्कूलों में ऑनलाइन क्लास चल रही हैं, तमाम खर्चे कम हो गए हैं, तो फिर ट्यूशन फीस के नाम पर पूरी फीस क्यों वसूली जा रही है? राजस्थान के स्कूलों से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा, राजस्थान के गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल 15% कम फीस वसूल करें। ऑनलाइन क्लास की वजह से स्कूलों का जो खर्चा बच रहा है, उसका फायदा छात्रों को मिलना चाहिए। स्कूलों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि राज्य सरकार का स्कूलों को फीस में कटौती के लिए कहना कानूनी तौर पर सही नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि पिछले 1 साल में स्कूलों ने बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल, मेंटेनेंस, स्टेशनरी जैसे खर्चों में काफ़ी बचत की है। अगर इस बचत का फायदा छात्रों को नहीं दिया जाता तो इसे स्कूलों की अनुचित मुनाफाखोरी ही कहा जाएगा। कई स्कूलों में पिछले दिनों देखने को मिला कि फीस न जमा करने पर छात्रों का परीक्षा परिणाम रोक दिया गया, उन्हें रिजल्ट नहीं दिए गए। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई और साफ साफ कहा कि फीस न दे पाने पर किसी भी छात्र को ऑनलाइन क्लास में शामिल होने से न रोका जाए। साथ ही इसकी वजह से किसी छात्र का परीक्षा परिणाम भी नहीं रोका जा सकता। फीस में कटौती वाला यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के स्कूलों को दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि दूसरे राज्यों के पेरेंट्स भी इसे लेकर राहत की मांग कर सकते हैं।
वास्तविक है। ये जो कोरोना की दूसरी वेव आई है और ये जो नया स्ट्रेन आया है, ये बड़ा ख़तरनाक स्ट्रेन है। कई बार तो ये RT-PCR में पकड़ में भी नहीं आ पाता है और मैं खुद इसकी भुगत भोग ही रही हूँ। अब सवाल ये है कि RT-PCR में अगर आप नेगेटिव या पॉजिटिव आ रहे हैं तो उसे कंफर्म करने के लिए बगैर डॉक्टर की सलाह के आप CT स्कैन करवा देंगे। आपको पता है CT स्कैन कितना ख़तरनाक है आपके अपने बॉडी के लिए। डॉक्टर्स बताते हैं कि उससे कैंसर का खतरा कई सौ गुना बढ़ जाता है। और सिर्फ CT स्कैन की बात नहीं है ना, कई ऐसी महान आत्माएं हैं जो बगैर डॉक्टर की सलाह के जैसे ही वो कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं स्टेरॉइड्स ले रही हैं। आपको पता है स्टेरॉइड्स और CT स्कैन ये कितने खतरनाक हैं। हमने डॉक्टर्स से स्पेशली इन दोनों चीज़ों को लेकर बातचीत की है। आपको इस खबर को बहुत सोच समझकर, इस खबर को देखिए और बहुत सोच समझकर आगे के कदम को उठाइए। CT स्कैन कराने में वो घर से बाहर निकलते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ CT स्कैन सेंटर में जाते हैं और इतने में कई लोगों को संक्रमण फैलाते हैं, अपने को, परिवार को परेशान करते हैं और फिर जो CT की रिपोर्ट आती है उसमें कुछ न कुछ मिलता है तो उससे और ज्यादा चिंतित और परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 2-2 दिन के गैप पे अपना फॉलोअप CT करा रहे हैं। तो पहली बात तो ये बता दूं कि इस तरह से CT स्कैन को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक CT स्कैन कराने में आपको 300 से 400 एक्सरेज के बराबर रेडिएशन एक्सपोजर होता है, जो आपका बाद में खासकर यंग लेडीज में कैंसर होने का खतरा बढ़ा सकता है। तो इसको आसानी से ना लें। देखिए, कोरोना के 2 पार्ट्स होते हैं। एक जो पहले 5 से 7 दिन होते हैं जिसमें प्राय लोगों को बुखार होता है, जुकाम वगैरह, बॉडी एक वगैरह बाकी सिम्टम्स होते हैं और जो लंग इन्वॉल्वमेंट है वो क्लिनिकली जो मैनिफेस्ट करता है यूजुअली 8 से 14 दिन के बीच में करता है। हालांकि मैं क्लैरिफाई कर दूं कि आजकल कभी-कभी ये पहले भी और बाद भी देखा जा रहा है। तो एक जो टिपिकल पेशेंट है जिसको फीवर हुआ, कुछ और सिम्टम्स हैं, उसने पैरासिटामोल ले लिया, उसका फीवर ठीक हो रहा है, उसको कोई एक्सेसिव खांसी नहीं है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, 7 से 8 दिन में उसका बुखार ठीक हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को CT स्कैन कराने की कोई जरूरत नहीं है। RT-PCR पॉजिटिव आता है तो ठीक है, 30% केसेस में वो नेगेटिव हो सकता है, तो उसको कोरोना कंफर्म करने के लिए जाके CT स्कैन कराना गलत अप्रोच है, उसकी जरूरत नहीं है। आप उसको कोरोना मान करके अपने को होम आइसोलेशन में करिए। 90% लोग माइल्ड डिजीज होती है जो होम आइसोलेशन में ठीक हो जाएंगे और ओवरऑल 98% से ऊपर पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं। डायग्नोसिस के लिए CT स्कैन कराना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि अगर आप एसिम्प्टोमेटिक लोगों को लेकर भी CT करेंगे 100 के, तो उसमें से 25-30 लोगों में उनमें भी पैचेस मिल जाएंगे। वो पैचेस इनसिग्निफिकेंट होते हैं और उसका कोई इंडिकेशन नहीं होता। कराना भी अगर आपको टुवर्ड्स द फर्स्ट वीकेंड है, कराना चाहते हैं तो चेस्ट एक्सरे करा लीजिए, उसमें भी कोई अगर मेजर चीज होगी तो पता लग जाएगी। CT स्कैन कृपया ना कराएं। देखिए, कभी भी अगर आपका फॉल सैचुरेशन में फॉल हो तो अवश्य CT कराना चाहिए। अगर आपको एक्सेसिव कॉफ है, बहुत ज्यादा कॉफ हो रहा है, आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है, आपका रेस्पिरेटरी रेट 20, 22, 24 से ऊपर हो रहा है, आपको चेस्ट में सीवियर पेन हो रहा है, तो इन हालात में आपको कराना चाहिए। जो लोग डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, हार्ट डिजीज है, 60 से ऊपर हैं, ओबीज हैं। एक और चीज मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा जो बहुत ही एक क्रूड टेस्ट है जो सब लोग कर सकते हैं, तो मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूं कि जो पहले 7-8 दिन आप घर में हैं, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, डीप ब्रीदिंग करके ब्रेथ होल्डिंग करें और अपना ब्रेथ होल्डिंग टाइम रोज थोड़ा बढ़ाएं। तो अगर आपका ब्रेथ होल्डिंग टाइम रोज 1-2 सेकंड बढ़ रहा है, आप 25 सेकंड से ऊपर ब्रेथ होल्डिंग कर पा रहे हैं, और एक 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है जिसमें हम पल्स ऑक्सीमीटर लगा के अपना सैचुरेशन देखते हैं, 6 मिनट कमरे के अंदर वॉक करते हैं और उसके बाद फिर सैचुरेशन देखते हैं। तो अगर 6 मिनट वॉक करने पे आपका सैचुरेशन नहीं ड्रॉप हो रहा है और आपका ब्रेथ होल्डिंग टाइम 25 सेकंड से ऊपर है, तो आपको क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको CT स्कैन कराने की कोई जरूरत नहीं है। कि जहां ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 नहीं, पर अगर 90-92 के करीब पहुंचनी चाहिए,
तो इमीडिएटली डॉक्टर को बताना चाहिए और ज़्यादातर लोगों को एडमिशन के सवाल की बात आ जाती है। डॉक्टर सलाह देगा किस लेवल पे आपने क्या करना है और किस लेवल पे आपने ऑक्सीजन बढ़ानी है और किस लेवल पे आपको हॉस्पिटल एडमिट होना है। कि अगर ये सैचुरेशन हम कहते हैं, और ये रेस्टिंग सैचुरेशन नहीं कहते हैं, हम चाहते हैं कि हर आप 6 मिनट, यंग लोग तो 6 मिनट वॉक करके अपनी सैचुरेशन मेजर करें और बिफोर और आफ्टर। और अगर देखा जाता है 3 से 4% गिरावट आ रही है तो एक वार्निंग सिग्नल है। सेकेंडली, अगर आपकी सैचुरेशन 92-93 के करीब पहुंच रही है तो वो एक वार्निंग सिग्नल है। फाइनली, ओल्डर पेशेंट्स को हम कहते हैं कि आप 3 मिनट वॉक करके देखो और 3 मिनट पे अगर गिर रही है आपकी सैचुरेशन 3 to 4% जो बेस लाइन से, तो ये एक सीरियस सिचुएशन है। ठीक है। फाइनली मैं ये कहूँगा कि जब ये सिचुएशन पहुंचती है तो हो सकता है कि आपको सांस ना फूल रहा हो, सिर्फ सैचुरेशन ही आपको इंडिकेट करेगी, या फीवर आपका 5 दिन से ज्यादा चल रहा हो और हाई लेवल पे चल रहा हो, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और सेकेंडली, खांसी आपकी बहुत सिवियरली चल रही हो 5 दिन के बाद, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। डॉक्टर से बात करते रहिए, डॉक्टर डिसाइड करेगा कि कितनी आप घर पे ऑक्सीजन लोगे और कब आप अस्पताल में एडमिट होने की बात आई। माइल्ड डिजीज में स्टेरॉइड का कोई रोल नहीं है। और मैं ये बता दूं कि पहला जो 7 दिन होते हैं उसमें हमारे बॉडी के अंदर वायरस होता है, और वायरस के बॉडी के अंदर प्रेजेंस में अगर आपने स्टेरॉइड्स लिया जो हमारी इम्यूनिटी को कम करते हैं, तो आप बॉडी के अंदर वायरस की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, वायरीमिया को बढ़ा रहे हैं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। पहले हफ्ते में बिना किसी डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉइड लेना कोई गलत है, आप अपने को नुकसान करेंगे। इस समय मेन हमारा ट्रीटमेंट होता है पैरासिटामोल लेना। स्टेरॉइड लेने के कुछ क्लियर कट इंडिकेशंस होते हैं। जब किसी की ऑक्सीजन फॉल करती है, जब सीटी स्कैन में 50% से ज्यादा किसी को लंग इन्वॉल्वमेंट होता है, किसी को एक्सेसिव कॉफ है, यानी बॉडी के अंदर एक्यूट इन्फ्लेमेशन चल रहा है, उन सूरतों में और उनकी एनालिसिस पेशेंट्स को नहीं करना चाहिए, ये फैसला डॉक्टर के ऊपर छोड़ना चाहिए। इसलिए मैं सेल्फ स्टेरॉइड एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रांगली मना करूंगा। आप ऐसा करके अपना नुकसान करेंगे। स्टेरॉइड्स डायबिटिक पेशेंट्स में तुरंत शुगर लेवल्स को बढ़ाते हैं, बीपी को तो नहीं लेकिन शुगर लेवल्स को हे वायर कर देते हैं, दुगने तिगने हो जाते हैं। पेशेंट्स को इंसुलिन की जरूरत होती है और आप अपना सीरियस डिजीज का और डेथ का चांस बढ़ाते हैं। प्लीज स्टेरॉइड्स को मिसयूज मत करिए। माइल्ड डिजीज में स्टेरॉइड्स का कोई इंडिकेशन नहीं है। स्टेरॉइड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 डेज के बाद जब हमारा इनिशियल फेज खांसी जुकाम का खत्म हो जाता है और वायरस गले से हटना शुरू कर जाता है, तो एक बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन आता है जिसमें कि लंग्स इफेक्ट होते हैं और हम कहते हैं कि ऑक्सीजन नीचे जानी शुरू की है। तब स्टेरॉइड्स का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं अहम रोल और लाइफ सेविंग रोल है। बट स्टेरॉइड्स ऐसी दवा नहीं है जो कि हम अपने आप खुद से लेना शुरू कर दें, क्योंकि इसकी टाइमिंग, इसकी डोज, इसकी टाइट्रेशन और किस लेवल पे इंट्रावीनस दी जाए, ओरल दी जाए टैबलेट के जरिए या इनहेल्ड दी जाए, ये भी बहुत मैटर करता है डिजीज की कंट्रोल में, डिजीज के आउटकम में। अदरवाइज साइड इफेक्ट्स और डेंजर भी हो सकता है। तो इसीलिए वो डॉक्टर्स ही डिसाइड करते हैं। ज़्यादातर को अब डॉक्टर्स स्टेरॉइड्स घर पे स्टार्ट करते हैं, बट डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे, डोज भी डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो 8 से 12वां दिन, 7 से 12वां दिन एक बहुत एरिया है जिसको हम बॉडी के रिएक्शन, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है। वायरस तो पहले 6-7 दिन में ख़त्म हो जाता है थ्रोट से, बॉडी से, बट जो लंग्स की प्रॉब्लम होती है वो एक इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, एक बॉडी का रिस्पॉन्स है। और कई बार बॉडी का रिस्पॉन्स इतना स्ट्रांगली आता है कि इसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म करते हैं, जो अपनी बॉडी को ही ख़त्म करना शुरू कर देता है। ये जो साइटोकाइन स्टॉर्म है प्रेजेंट करता है विद सीवियर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, वेरी सीवियर राइज इन फीवर, और जितने भी हम कहते हैं ब्लड टेस्ट वो सब सडनली एबनॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं और उस वक्त ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट सडनली बहुत बढ़ जाती है। वो एक बहुत सीरियस सिचुएशन होती है जो कि सडनली इमरजेंसी हो जाती है और उसको हम सीवियर कैटेगरी में डालते हैं। और इसीलिए आपने सुना है कि कहीं उस सीवियर कैटेगरी से नहीं बचते हैं, क्योंकि लंग्स में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बॉडी में क्लॉटिंग शुरू हो जाती है थ्रू आउट द बॉडी, किडनी के टेस्ट फेल होना शुरू हो जाते हैं, लिवर के टेस्ट फेल होना शुरू हो जाते हैं। पर जब बॉडी में क्लॉटिंग आती है तो 3-4 तरह से सीवियर क्लॉटिंग आ जाती है। एक तो लंग्स के अंदर क्लॉट आ जाते हैं और सांस फूलना सडनली करके
कार्डियक अरेस्ट में सिचुएशन बदल सकती है, ब्रेन में क्लॉटिंग आ जाती है, कोमा में लोग चले जाते हैं। तीसरा कि हार्ट अटैक्स आ जाते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये 7 से 12वां जो दिन है बहुत सीरियस और अहम माना गया है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जैसे ही वो टेंडेंसी देखें कि 92, 93%, 91% सैचुरेशन है, हम पेशेंट को इसलिए भी हॉस्पिटल में चाहते हैं कि हमारा वो 5 दिन को ओवरकम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसमें कि हम पेशेंट को सेफ रखें। एक बार 12-13 दिन अगर पेशेंट ठीक रहे तो उसके बाद रिकवरी हो जाती है और फिर सोचिए कि पूरा परेशानी से निकल गए हैं बाहर। आरटीपीसीआर टेस्ट की जो सेंसिटिविटी है वो 70% के करीब है, यानी कि 100 पॉजिटिव केसेस में आरटीपीसीआर करेंगे तो 70 में वो पॉजिटिव आएगा, 30 में वो फॉल्स नेगेटिव हो सकता है। इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि शायद ये फॉल्स नेगेटिव थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, उसमें स्ट्रेन चेंज, लेकिन इसमें और भी कई चीजें होती हैं कि आपका सैंपल कितनी अच्छी तरह से कलेक्ट किया गया है, वो कितनी अच्छी तरह से ट्रांसपोर्ट किया गया है लैब में ठीक से हो रहा है कि नहीं, तो ये भी कई सारे हैं। अच्छी तरह से अगर वो सैंपल किसी ने नाक के बाहर के हिस्से में घुमा के ले लिया, अंदर की तरफ नहीं गया, तो वो सैंपल फॉल्स नेगेटिव हो सकता है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कई फैक्टर्स हैं और हो सकता है कि वायरस का कुछ म्यूटेशन का भी इसमें रोल हो, लेकिन आरटीपीसीआर नेगेटिव होने पर भी सजेस्टिव सिम्टम्स को कोरोना मान के अपने को आइसोलेट करके होम ट्रीटमेंट में रखें। देखिए, नया स्ट्रेन लास्ट ईयर से बहुत डिफरेंट है। लास्ट ईयर इसकी इन्फेक्टिविटी लो थी, कई परिवार थे जहां एक मेंबर इन्फेक्ट हुआ और बाकी मेंबर्स इन्फेक्ट नहीं हुए। इस बार पिछले 1 महीने में हमने एक भी ऐसी फैमिली नहीं देखी है जहां अगर एक मेंबर इन्वॉल्व हो गया तो बाकी लोग ना हो। तो सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंट लास्ट ईयर से है वो है कि ये हाईली इन्फेक्शियस है, नंबर 1। नंबर 2, अनलाइक लास्ट ईयर जहां ये वृद्ध लोगों को ज्यादा इन्वॉल्व किया था, इस बार हमारी जो यंग पॉपुलेशन है वो कहीं ज्यादा नंबर्स में इन्वॉल्व हुई है। हमारे बच्चे भी बहुत लार्ज नंबर्स में इन्वॉल्व हुए हैं। हालांकि बच्चों में जो डिजीज हुई है वो बाय एंड लार्ज माइल्ड नेचर की है, बड़ा रेयर या अनकॉमन है कि बच्चों में मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो। लेकिन एडल्ट्स में कई केसेस ऐसे आए हैं जहां एडल्ट्स में भी यंग पॉपुलेशन में भी सीरियस डिजीज हुई है। अब ये सवाल कि क्या ये वायरस इन्फेक्टिव तो है, लेकिन क्या ये लास्ट ईयर से ज्यादा डेडली भी है, या हम ज्यादा डेथ्स इस बार इस वजह से देख रहे हैं कि ओवरऑल पूल ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट पिछली बार के गुना कई गुना ज्यादा है। इस बात का हार्ड डेटा अभी नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि शायद ये ज्यादा डेडली है, यंग लोगों में ये एक्यूट प्रॉब्लम्स कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह ज्यादा नंबर ऑफ टोटल केसेस होने की वजह से है, परसेंटेज वाइज उतने ही लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन ये सच है कि यंग पेशेंट्स में भी इस समय डेथ हो रही है। अफवाहों पर जाने की ज़रूरत नहीं है। मास्टर स्ट्रोक में हम हर एक डॉक्टर से बातचीत करेंगे, आपके जितने भी परेशानी भरे सवाल हैं उनका जवाब तलाशेंगे, लेकिन अपने से कोई भी इलाज करने से पहले इन स्टोरीज को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।